हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का आपका साइंस यानी कि विज्ञान का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म एग्जाम 2025 और 26 के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। और ये सैंपल पेपर अभी आपके साइंस का जो मिड टर्म का ऑफिशियल एग्जाम होगा उसमें डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है बच्चों, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में इस सैंपल क्वेश्चन पेपर में हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो आपके फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो या फिर बायोलॉजी के हो, सारे के सारे क्वेश्चंस ना सिर्फ इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस है बच्चों, जो ज्यादातर मिड टर्म एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू बच्चों कि वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन, बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे होने वाली है। और साथ ही साथ आई बटन में ऑल सब्जेक्ट्स क्लास 9th की जितने भी सैंपल पेपर्स हैं सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तो यहां से जाके जरूर से देख लेना, ठीक है। तो बच्चों शुरू करते हैं। साइंस का आपका एग्जाम 3 घंटे का आने वाला है और 80 नंबर का आएगा। इसके पेपर के पैटर्न को समझने के लिए हमें सामान्य निर्देश जरूर पढ़ने हैं, और सबसे जरूरी चीज, ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही रहने वाली है, तो आप सभी इसको एंड तक जरूर देखें। तो बच्चों, पेपर के पैटर्न को समझने के लिए हम सामान्य निर्देश को पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारा पहला पेपर है, तो पैटर्न समझना सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी है ना। तो देखो बच्चों, पेपर आपका जो 5 खंडों में बटा हुआ होगा और 39 प्रश्न होंगे। खंड का के अंदर आपके 20 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे बच्चों, 1 मार्क्स के, यानी कि एग्जाम में टोटल आपके 20 एमसीक्यू आने वाले हैं। खंड खा के अंदर आपके 2 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, 2 नंबर के टोटल 6। खंड गा के अंदर 3 नंबर के टोटल आपके यहाँ पे 7 क्वेश्चन होने वाले हैं, और खंड घा के अंदर 5-5 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन होंगे, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, और लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आपको मैं करवाऊंगा, चिंता मत करो। और 5वें खंड के अंदर 4-4 नंबर के आपके 3 जो है ना, ये स्रोत आधारित, केस आधारित, इमेज आधारित, है ना, ऐसे क्वेश्चन होंगे बच्चों, 4-4 नंबर के 3। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में आप देख लेंगे। सेक्शन ए में आपके 20 जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, यानी कि 20 एमसीक्यू होंगे आपके। सेक्शन जो बी रहेगा, ए में तो आपके एमसीक्यू हो गए, बी के अंदर 2 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे, सी के अंदर 3 नंबर के 7 क्वेश्चन, डी के अंदर 5 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन, और ई के अंदर 4 नंबर के 3 क्वेश्चन, इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में आधा पेपर हम समझ लेंगे, बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे उससे पार्ट 2 में समझाऊंगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छी लगे बच्चों तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करिएगा, और अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं अपने आज के इस सैंपल पेपर को। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के इस पेपर का और इस वीडियो का हमारा सबसे पहला खंड नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्नों का वो यहाँ से शुरुआत हो चुका है। तो बच्चों, इस सेक्शन में हम लोग 20 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, तो आप सभी बच्चे भी इन एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर मेरे आंसर देने से पहले अपने मन ही मन जरूर सोचें, और वीडियो एंड होने के बाद या फिर ये सेक्शन ए खत्म होने के बाद आप मुझे अपना स्कोर जरूर बताना कि 20 आउट ऑफ आपने कितने के सही राइट आंसर दिए थे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन मापक्रम में परिवर्तित करेंगे तो इन तापमानों का सही अनुक्रम क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा, जब हम सेल्सियस से कन्वर्ट करते हैं केल्विन में तो हमें क्या करना होता है, सेल्सियस में हमें 273 प्लस कर देना होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा दिया गया है 25, तो हमें प्लस करना होगा 273, तो आंसर क्या निकलेगा इसका, ये निकलेगा 298 पहले वाले के लिए। उसके बाद इसी तरीके से 38 है, तो हमें इसमें 273 प्लस करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 311, ये सेकंड हो गया। उसके बाद 66 है, तो यहाँ पे हमें 273 इसमें भी प्लस करना है, तो क्या निकलेगा 339। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे 298 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 311 ये वाला है, बिल्कुल हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया। अब देखो, स्पष्टीकरण में मैंने ये चीज लिखी हुई भी है कि हमने इसे कैसे चेंज किया है। तो सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें जोड़ना होता है 273, मैंने लिखी भी रखा है स्पष्टीकरण यानी कि एक्सप्लेनेशन में। अब सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में है बच्चों,
ऑन कन्वर्टिंग 25, 38 एंड 66 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल। तो ये क्या रहेगा बच्चों, हमें इसमें ना और 273 जो है ये ऐड करना होगा, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी निकल के इसमें आ जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है, आ गया समझ। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या कहता है कि शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बेसिकली प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं, तो शुद्ध पदार्थ के लिए हमारा इसमें से कौन सा सही होगा। आओ ध्यान से पढ़ते हैं। देखो पहली बात, शुद्ध पदार्थों में केवल एक प्रकार के कण होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उसमें केवल और केवल एक ही तरीके के कण होते हैं। बिल्कुल सही है। शुद्ध पदार्थ यौगिक अथवा मिश्रण हो सकते हैं। अरे भाई, जब पहले ही एक कण बता दिया है तो यौगिक और मिश्रण का तो नाम ही नहीं बनता यहाँ पे, है ना, तो ये गलत हो गया। शुद्ध पदार्थों का संगठन सर्वत्र समान होता है। अब कण एक ही है तो संगठन भी समान ही रहेगा ना इनका, तो ये भी ठीक है। निकिल के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों के द्वारा शुद्ध पदार्थों को दृष्टांतित किया जा सकता है, ये भी गलत है ना। तो यहाँ पे हमारा पहला और तीसरा जिसमें सही होगा, ये रहा देखो बच्चों, पहला और तीसरा। देखो शुद्ध पदार्थ में एक ही तरह के कण होते हैं, उसका संगठन हर जगह समान रहता है, यही उसकी पहचान है। मैंने लिख भी दिया है अच्छे से परिभाषा के तौर पे। अब फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो कि ट्रू है प्योर सब्सटेंस के लिए, तो इसमें पहला हमारा बिल्कुल राइट है कि इसमें केवल एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनका जो क्या नाम है कॉम्पोजिशन होता है वो हमेशा एक ही जैसा होता है एवरीवेयर। तो दैट्स वाई हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में मैंने लिख भी दिया है अच्छे से। ठीक है, चलो अब हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, और यहाँ पे आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि कोशिका फूल जाती है क्यों, है ना। तो वही क्वेश्चन है, कोशिका फूल जाएगी यदि कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। कोशिका का फूलेगी बच्चों जब कोशिका के चारों ओर जो जल है, ठीक है, जल के जो अणु हैं उनकी मात्रा इसके अंदर उपस्थित जो जल के अणु उसकी मात्रा से अधिक होगी, तो कोशिका डेफिनेटली फूल जाएगी। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों। देखो, जब कोशिका के बाहर जल अणुओं की सांद्रता इसके अंदर की अपेक्षा अधिक होती है, तो फिर होती है परासरण प्रक्रिया, जिसे हम ओस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, इस स्थिति में कोशिका की जो अधपारगम्य झिल्ली होती है, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन्स के माध्यम से बाहर का जल भीतर प्रवेश करने लगता है। परिणाम स्वरूप कोशिका के अंदर जल की जो मात्रा होती है, जल के अणुओं की मात्रा, ये बढ़ जाती है और वो फूल जाती है। ठीक है, तो कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से फूलती है बच्चों? परासरण की प्रक्रिया के माध्यम से। याद रखें, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि कोशिका किस प्रक्रिया के माध्यम से फूलती है, तो परासरण। ठीक है, ओस्मोसिस जिसे कहते हैं। अब सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में दिया गया बच्चों, द सेल विल स्वेल इफ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी रहेगा। और एक्सप्लेनेशन के लिए आप देख सकते हैं, मैंने पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। जिस प्रोसेस के माध्यम से ये होता है उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ओके बच्चों, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न काफी ज्यादा बड़ा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, बड़े ध्यान से देखना, कई चीजें आपको पता चलेंगी। तो क्वेश्चन 4 कहता है बच्चों, निम्नलिखित में से दी गई जानकारी में सत्य की पहचान करो। तो इसमें एक सत्य है या 2 सत्य या फिर सारे के सारे सत्य हैं, वो हमें पहचानना है। बच्चों एग्जाम के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो कि काफी ज्यादा लॉन्ग होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको मैं ना जो 5 सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, हर एक पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन एमसीक्यू में ऐसे जरूर लेके आऊंगा जो काफी लॉन्ग होंगे और जहां से आपको इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अब जैसे हमारा पहला पॉइंट कहता है क्या, देखो, मधुस्थलीय पादपों में उपत्वचा यानी कि क्यूटिकल के कारण जलहास की दर में कमी आती है। जो मधुस्थलीय पादप होते हैं इनमें उपत्वचा के कारण जलहास की दर में कमी आती है। यह एक मोटी मोमी परत होती है जो पौधों की पत्तियों, पौधों के तनों और अन्य वायवीय भागों को ढककर जल वाष्पोषण को कम करती है। क्यूटिकल पौधों को शुष्क वातावरण में जल संरक्षण में मदद करता है और साथ ही बाहरी रोगाणुओं से भी इसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो कुल मिला के जो मधुस्थलीय पादप हैं इनके बारे में यहाँ पे बात की गई है, और जो भी बातें यहाँ पे की गई हैं, क्या क्या बातें की गई हैं दोबारा सुन लो एक बार। देखो, जो मधुस्थलीय पौधे होते हैं इनमें उपत्वचा के कारण जलहास की दर में कमी हो जाती है। अब ये बेसिकली क्यूटिकल क्या है,
तो ये एक मोटी मोमी परत होती है जो कि पौधों की पत्तियां, तने और वायु भागों को ढक देती है, जिससे जल वाष्पोषण की प्रक्रिया कम हो जाती है ना। और यह जल संरक्षण में मदद करता है और साथ ही रोगाणुओं से भी बचाता है। ये बात बिल्कुल हमारी सही है, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा पढ़ो बच्चों, वृक्ष की लंबाई में वृद्धि शीर्षत विभाज्योतक के कारण होती है। ठीक है, वृक्ष की लंबाई में वृद्धि किस वजह से होती है बच्चों? शीर्षत विभाज्योतक की वजह से, जो तने और जड़ों के शीर्ष पे स्थित रहता है। अतः तने के बीच ठोकी गई कील अपनी जगह पर ही बनी रहती है या फिर ऊपर नीचे हो जाती है। ये भी सही है हमारा, ये वृक्ष की लंबाई किसकी वजह से होती है। तीसरा, कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति सुबेरिन नामक पदार्थ से युक्त होती है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, कॉर्क कोशिकाओं की जो भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? सुबेरिन नामक पदार्थ से। और ये पदार्थ क्या कहता है? ये पदार्थ उन्हें जल एवं गैसों के लिए अभेद्य बना देती है, इसलिए कॉर्क उत्तक पौधों की सुरक्षा में सहायता करती है। तो अब जितनी भी बातें यहाँ पे दी गई हैं बच्चों, ठीक है, ए बी सी सारी की सारी बातें हमारी यहाँ पे सही हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आ रहा है अच्छे से समझ? वेरी गुड। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप इसे यहाँ पे पढ़ें अच्छे से। जितनी भी हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन हैं वो सारे के सारे ऑप्शन हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। तो जो यहाँ पे कहा गया कि आइडेंटिफाई द ट्रुथ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे डेजर्ट प्लांट के बारे में, ठीक है, जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन और भी दी हुई है सब की सब हमारे यहाँ पे सही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, अभिकथन और कारण। तो अभिकथन कहता है बच्चों, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं, जबकि शेष बचे हुए मानव निर्मित हैं। यानी कि अभी तक देखा जाए तो 100 से अधिक तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें से 92 तो नेचुरल हैं, बाकी सब मैन मेड हैं। कारण, बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। बिलियन के बड़े अवयव को विलाय कहते हैं तथा अवयव को विलय कहते हैं सर। एक तरफ तो बात की जा रही है तत्वों की, एक तरफ बिलियन की परिभाषा की बात की गई है। तो देखो दोनों बातें अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, कोई व्याख्या नहीं है। दैट्स वाई ऑप्शन बी सही होगा कि हैं तो दोनों बातें हमारी सही, लेकिन अब व्याख्या नहीं है हमारी। ओके, सेम इसी तरीके से आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं बच्चों, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन सो फार इज मोर देन 100. आउट ऑफ दीज 92 एलिमेंट्स आर नेचुरल while the rest are man made. बिल्कुल ठीक है। एंड यहाँ पे जो कहा गया कि a solution is a homogeneous mixture of two or more substances. The larger component of a solution is called the solvent and the smaller component is called the solute. तो यहाँ पे हैं तो दोनों बातें एकदम ठीक, बट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं है। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ओके चलो, ओके तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। देखो, प्रोकैरियोट का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र क्या कहलाता है? ठीक है, तो देखो बच्चों, ये होता है केंद्रकाप। ठीक है, केंद्रकाप क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का वह अनियमित क्षेत्र है जहां डीएनए उपस्थित होता है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? डीएनए होता है, और यह झिल्ली से घिरा नहीं होता है, इसके आसपास झिल्ली नहीं होती है। इसमें संपूर्ण या फिर अधिकांश आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे गुणसूत्र होता है ना, एक्स 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 वाई, ठीक है, वाई एक्स और वाई वाई, इस तरीके के गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलो इसको हम आगे देखते हैं अच्छे तरीके से। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट इज कॉल्ड, है इंग्लिश में तो एक ही जैसे हो गई है। तो अच्छा, दरअसल यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि यहाँ पे ना जो हमारा ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, आप इन सबको भूल जाओ अभी, आप बस इसको याद रखो। ठीक है, इस चीज़ को, ये हमारा राइट वर्ड है इसके लिए। ठीक है, वहाँ पे लिखना मैं भूल गया, कोई बात नहीं। बाकी देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा इसको पढ़ लेना है आप एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं? बच्चों, मृत कोशिकाएं कौन से ऊतक में पाई जाती हैं ये आपको बताना है। तो उस ऊतक का नाम है बच्चों दृढ़ोत्तक ऊतक। ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। अब देखो ये क्या है, दरअसल ये सरल स्थायी ऊतक होते हैं जिसमें मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसकी कोशिकाएं लंबी होती हैं, संक्रिय होती हैं और पूर्णतः मृत होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति पर
लिग्नन जमा होने से ये कठोर हो जाती हैं, इसी कारण ये पौधों को सहारा देती हैं और उन्हें मजबूती प्रदान करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि पौधों को सहारा देने और उनको मजबूती प्रदान करने लिग्नन किन पे जमा होता है, तो याद रखेंगे कहाँ पे, एक सरल स्थायी ऊतक है जिसका नाम होता है स्क्लेरेंकाइमा यानी कि दृढ़ोतक। याद कर लेंगे, वेरी गुड। अब सेम इसी का इंग्लिश मीडियम, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू डेड सेल्स आर फाउंड, तो किसमें होता है बच्चों, स्क्लेरेंकाइमा में। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखो। बीटी ग्राफ के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करता है जिसका मात्रक क्या है। यानी कि जो बीटी ग्राफ होता है, इस ग्राफ के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो भौतिक राशि को निरूपित करता है। तो इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, इसका मात्रक होता है m। अब ये m क्या है, तो ध्यान से देखो, बीटी ग्राफ के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल विस्थापन को दर्शाता है जिसका मात्रक m यानी कि मीटर होता है। क्योंकि वेग का जो मात्रक है वो मीटर सेकंड होता है ms, और समय का मात्रक सेकंड है, इसीलिए बीटी ग्राफ का क्षेत्रफल वेग इंटू टाइम इक्वल टू मीटर सेकंड इंटू क्या नाम है s इक्वल टू m, इसीलिए यह क्षेत्रफल विस्थापन का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो m हमारा आंसर कैसे निकला, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, सब आपको बता दी है। ठीक है बच्चों, चलो सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में, द एरिया इनक्लोज्ड बाय द बीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज m। अभी m यूनिट कैसे निकलती है हमारी, उसके लिए भी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। ठीक है, चलो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में सही कथन को चुनिए, जो सही लगे वो आपको दिखाना है। तो देखो, श्वेत क्रांति का अर्थ है दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना, सही बात है भाई, श्वेत क्रांति का मतलब यही है। दूसरा, नीली क्रांति का अर्थ है मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना, अरे ये बात भी सही है। अगला, पर्यावरणीय गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना खाद्य उत्पादन में वृद्धि संधारणीय कृषि कहलाती है, अरे ये बात भी सही है। तो दुग्ध पालन यानी कि श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, संधारणीय कृषि, सब की सब बातें हमारी सही हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। भारत ने सन 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य टारगेट था दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी करना। इसके जनक थे वर्गीस कुरियन, इनका पूरा नाम यहाँ पे नहीं लिखा है, इनका पूरा नाम है वर्गीस कुरियन। ठीक है, वर्गीस कुरियन, मिल्कमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरीके से। नीली क्रांति का अर्थ है मत्स्य उत्पादन बढ़ाना, साथ ही ये जो यहाँ पे संधारणीय कृषि की बात की गई ये भी ठीक है ना। तो आपको स्पष्टीकरण भी मिल गया, आंसर भी मिल गया, अरे और क्या चाहिए। अब अगला करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है बच्चों। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन मीन्स इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन एंड ब्लू रिवॉल्यूशन मीन्स इंक्रीजिंग फिश प्रोडक्शन एंड इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन विदाउट compromising environmental quality is called sustainable agriculture. It is also right. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, चलो अब है क्वेश्चन नंबर 9, और यहां पर आपको पता चलेंगे 2 नंबर की 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ध्यान से देखना, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, गलत विकल्प का चयन करो। अरे वाह, गलत चुनना है, हाँ गलत। तो देखो पहली बात यहाँ पे क्या कही गई, एक तो क्वथनांक है, क्वथनांक परीक्षण, समांगी मिश्रण, विलयन और विषमांगी मिश्रण, सबको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, देखो क्वथनांक परीक्षण, वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध जल का क्वथनांक 370 केल्विन यानी कि 100 सेल्सियस होता है। यदि इसी तापमान पर द्रव उबलता है तो यह शुद्ध जल की पहचान की पुष्टि करता है। तो क्वथनांक परीक्षण क्या कहलाता है बच्चों, जब वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध जल का क्वथनांक 377 केल्विन यानी कि 100 सेल्सियस होता है, और इसी पर द्रव अगर उबलता है, ठीक है, इसी तापमान पे द्रव उबलता है तो वो शुद्ध जल की पहचान कराता है। अगला है विषमांगी मिश्रण, घटक समान रूप से इसमें मिश्रित होते हैं। ठीक है, देखो समांगी का मतलब क्या हो गया, एक समान रूप से मिश्रित होते हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि चीनी पानी का विलयन है, ठीक है, यानी कि चीनी पानी को मिक्स कर दिया, तो क्या आप इसे अलग कर सकते हो, नहीं। सिरका को अलग कर सकते हो पानी से, नहीं कर सकते। ऐसे ही विषमांगी मिश्रण है,
घटक समान रूप से मिश्रित नहीं होते हैं, भौतिक रूप से अलग किया जा सकता है, घटकों को हम आसानी से देख भी सकते हैं, जैसे कि दूध है, ठीक है, दूध, स्याही, पेंट, चीनी, नमक, इस तरीके से, है ना। तो ये यहाँ पे बातें कही गई हैं। ओके, लेकिन जो विलयन की बात है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये विषमांगी नहीं बल्कि समांगी मिश्रण होता है, इसमें कणों का आकार बड़ा होता है, अतः ये आंख से देखे जा सकते हैं, ठीक है। ये वाला गलत है, विलयन वाला। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमारा कौन सा गलत हो जाएगा? सॉल्यूशन इज रॉन्ग। तो बॉइलिंग पॉइंट टेस्ट ये भी सही है, होमोजेनियस मिक्सचर भी सही है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर ये भी ठीक है हमारा। ओके बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा गया है कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो स्तरित पेशियां नहीं, चिकनी पेशियां और हृदय पेशियां ये अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करती हैं। कौन सी? चिकनी और हृदय पेशी। तो अब ये चिकनी और हृदय पेशी क्या होती है, इनको भी समझ लो जरा। देखो, पहले बात करेंगे चिकनी पेशियों की, फिर हृदय पेशियों की। चिकनी पेशियां यानी कि स्मूथ मसल्स। चिकनी पेशियां लंबी तुर्की आकार की होती हैं और एक केंद्रक वाले, यानी कि ये एक केंद्र होता है इनमें। आंतों, मूत्राशयों, श्वसन नली आदि में ये पाई जाती हैं और हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती है। स्मूथ है लेकिन हमारी इच्छा से नहीं चलते। हृदय पेशियां यानी कि कार्डिक मसल्स ये केवल हृदय में ही होती हैं, जीवन भर स्वतः यानी कि अपने आप ही ये कार्य करती रहती हैं। इनका भी नियंत्रण हमारी इच्छा से बाहर होता है, इसीलिए चिकनी और हृदय पेशियां अनैच्छिक पेशियां होती हैं, क्योंकि ये हमारी इच्छा से नहीं चलती, चाहे वो चिकनी पेशी हो चाहे वो हृदय पेशी हो, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, किसका क्या काम है, कौन कहां पाई जाती हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, चिकनी और हृदय पेशियां। चलो बच्चों इंग्लिश में देखेंगे, विच मसल पेयर एक्ट्स एज इनवॉलेंट्री मसल्स। तो स्मूथ एंड हार्ड मसल्स, ठीक है। अब यहाँ पे स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ये क्या काम करते हैं, कार्डिक मसल कहाँ पाए जाते हैं, ये क्या काम करते हैं, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। सिंपल सी बात है, कोई भी चीज जो तरल होती है ये बहुत तेजी से प्रवाह कर सकती है, चाहे वो जल वगैरह हो, वटएवर। तो इनमें से कौन सा कथन इसके लिए सही है वो बताओ। तो बच्चों देखो, यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं, ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुको, आपको ना सारे ऑप्शन में एक बार पढ़ के समझाता हूं। पहला ऑप्शन कहता है कि केवल गैस तरल के समान व्यवहार कर सकती है, ये गलत है, क्योंकि तरल जो है वो भी तो करेगा ना, है ना। अब गैस तथा ठोस तरल के समान व्यवहार कर सकती है, नहीं, केवल द्रव तरल के समान व्यवहार कर सकता है, ये भी गलत है, क्योंकि गैस और द्रव ये दोनों ही तरल के समान व्यवहार कर सकते हैं। अब देखो, द्रव और गैस द्रव कहे जाते हैं क्योंकि ये बह सकते हैं, इनके कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, जबकि ठोस के कण स्थिर रहते हैं और केवल कंपन करते हैं। दैट्स वाई बी ऑप्शन सही है। अब इसका इंग्लिश मीडियम में देखो, लिक्विड हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। तो उसके लिए जो हमारी स्टेटमेंट है वो ये है कि गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक लिक्विड्स। दैट्स वाई ऑप्शन बी करेक्ट। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 12, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। अन्न भंडार के नियंत्रण और रोकथाम के लिए कौन सा उपाय किया जाता है। तो बच्चों जब हम अन्न भंडार करते हैं तो हम पहले तो जो भंडारण कक्ष है जहाँ पे हमें अन्न रखना, जहाँ पे हमें अपने गेहूं के बोरे, मक्के के बोरे रखने हैं, वहाँ भली भांति हम जांच कर लेते हैं स्वच्छता है या नहीं। उत्पाद को अच्छी तरह से सुखाना, जैसे गेहूं है, मक्का है या फिर मूंगफली वगैरह हो गई, अगर इन्हें हम अच्छे से सुखाएंगे नहीं तो इनमें कीड़े लग जाएंगे, ये सड़ने लगेंगे अपने आप। तो अच्छे से सुखाना और धूमन करना, दैट्स वाई ऑप्शन डी करेक्ट है। अब थोड़ा और अच्छे से सुनते, ठीक है। देखो, अन्न भंडारण को सुरक्षित रखने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। एक तो भंडारण कक्ष जो है इसको स्वच्छ रखना, सूखा रखना और अनाज को पूरी तरीके से सुखाना और समय समय पर धूमन करना। गोदाम और भंडार गृह में अनाज के बोरों के बीच का मार्ग होना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि बिल्कुल सटा सटा के रख दो, थोड़ा थोड़ा गैपिंग जरूर होना चाहिए ताकि उनका निरीक्षण और धूमन आसानी से किया जा सके, उनकी चेकिंग की जा सके कभी भी, है ना, ये चीजें हैं। तो ऑप्शन डी है। सेम इसी तरीके से इंग्लिश में बच्चों हमारा कि विच मेजर्स इज टेकन टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट फूड स्टोरेज। तो यहाँ पे
सारी की सारी बातें हमारी सही हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन के लिए ये बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, चलो अब है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया अभिकथन और कारण। तो देखो अभिकथन हमसे क्या कह रहा है, अभिकथन कहता है भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है। इस प्रणाली को समुद्री संवर्धन यानी कि मैरीकल्चर कहते हैं। तो ये बात सही है कि आने वाले भविष्य में जो फिशेस हैं, जो मछलियां हैं, इनका भंडार कम हो जाएगा, इनकी संख्या कम होगी। तो ऐसे में हम इन्हें फार्मिंग के द्वारा यानी कि मछलियों की पूर्ति कैसे होगी, संवर्धन के माध्यम से, समुद्री संवर्धन जिसे मैरीकल्चर कहते हैं। तो मैरीकल्चर के बारे में ये बात बिल्कुल सही है। अब जो दूसरी हमारी बात दी गई है कारण में, ये बात करेगी कार्बनिक खेती के बारे में। तो एक तरफ तो मैरीकल्चर है, एक तरफ कार्बनिक खेती है, दोनों का लेना देना है आपस में, नहीं लेना देना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, व्याख्या नहीं है। अब एक बार पढ़ लेते हैं ये बात सही है कि नहीं है। कार्बनिक कृषि प्रणालियों में उर्वरक, पीड़कनाशी और शकनाशकों का निम्नतम या बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता। इन प्रणालियों में स्वस्थ फसल तंत्र के साथ कार्बनिक खाद, पुनर्चक्रित अपशिष्ट, जैव कारकों का अधिकतम उपयोग होता है। सही बात है, लेकिन मैरीकल्चर एक अलग टॉपिक है, कार्बनिक कृषि एक अलग टॉपिक है। दैट्स वाई बातें दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या हमारी नहीं है। ओके, चलो सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं बच्चों कि इन दी फ्यूचर इफ द स्टॉक ऑफ मैरीन फिश डिक्रीज देन दीज फिश कैन बी सप्लाइड टू कल्चर। दिस सिस्टम इज कॉल्ड मैरीकल्चर। एंड सेकेंड पार्ट, द रीजन इज fertilizers is organic farming system. Pesticides and herbicides are used minimally or not at all, or these systems make maximum use of organic manures, recycled waste and bioagents along with healthy cropping system. तो एक तरफ मैरीकल्चर की बात है और एक तरफ फर्टिलाइजर्स की बात है, तो दोनों ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा रसधानी यानी कि वैक्यूल का कार्य नहीं है। तो बच्चों रसधानी जो है, ध्यान से देखना, रसधानी का कार्य कोशिका में पानी, लवण और पोषक तत्व इनका संग्रहण करना होता है। कोशिका को स्फीति और दृढ़ता प्रदान करना होता है, इनकी मजबूती प्रदान करना। जो हमारे कोशिका के अंदर खराब पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, इनको बाहर निकालने का काम भी इसका होता है। लेकिन गमन का कार्य इसका नहीं होता, मूवमेंट इसका कार्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। सेम इस तरीके से इंग्लिश में देख लेंगे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ वैक्यूल, दैट इज डिपार्चर। ठीक है, और फंक्शन के क्या कार्य हैं वो भी आपको मैंने बता दिए हैं। अथवा अमीबा भोजन किस प्रक्रिया द्वारा ग्रहण करता है। तो अमीबा जो है बच्चों, ये अपना भोजन किस प्रक्रिया के माध्यम से ग्रहण करता है, इसका आंसर लिखा हुआ ही है। वैसे तो मैं कमेंट में पूछने वाला था, चलो कोई बात नहीं। देखो अमीबा जो है ये भोजन प्राप्त करने के लिए अंतः कोशिका, ठीक है, किसका, अंतः कोशिका का उपयोग करता है। अब कैसे, इसमें कोशिका जो होती है वो अपने झिल्ली से बाहर पदार्थ को अंदर खींच लेती है। इसी प्रक्रिया में फैगोसाइटोसिस यानी कि भक्षण भी सम्मिलित होता है, जिसके द्वारा अमीबा अपने भोजन को निगल लेता है। ठीक है, तो अमीबा जो है ना वो किस माध्यम से अपने भोजन को बनाती है, तो ऑप्शन मतलब ग्रहण करती है ए वाला। अब है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आंसर बिल्कुल क्वेश्चन में ही है। काम करते समय या फिर दौड़ते समय आप अपने हाथ, पैर आदि अंगों को हिलाते हैं। जब आप काम कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, तो आपके हाथ, पैर आदि जो अंग है वो हिलते हैं, है ना। तो इस मामले में कौन सा सही होगा, तो ध्यान से देखो। चिकनी पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करने के लिए स्नायु खींचती हैं, नहीं। कंकाल पेशियां संकुचित होकर अस्थियों को चलायमान करने के लिए कंडराओं को खींचती हैं। बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा कि जो कंकाली पेशियां होती हैं, ठीक है, थोड़ा और अच्छे समझो। कंकाल पेशियां रेखित पेशियां होती हैं, यह हमारी इच्छा से कार्य करती हैं। जब ये सिकुड़ती हैं तो कंडरा को खींचती हैं, और कंडरे अस्थियों से जुड़े होने के कारण अस्थियां भी हिलती हैं। इसी कारण हम अपने हाथ पैर चला पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका बी हो जाएगा। सेम इसी का इंग्लिश वर्जन देखेंगे बच्चों। वाइल वर्किंग एंड रनिंग
यू मूव योर हैंड्स लेग्स etc. Which of the following statement is correct? That is option B. Skeletal muscles contract pull tendons to move bones. अब ये कैसे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी अभी हमने परासरण के बारे में एक MCQ किया था, है ना, आपको कोशिका बारे में बताया था। तो परासरण की आपको सही परिभाषा चुननी है। ठीक है, तो जब आप इसे पढ़ें तो देखो, विलायक अणुओं का अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना नहीं, पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक अणुओं का अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विलयन की ओर जाना नहीं। जो सीधा है सीधी उसी की बात करेंगे। परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर चलना ही परासरण कहलाता है। ओके, सेम ऐसे ही करके इंग्लिश मीडियम में ऑस्मोसिस की जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है, ऑप्शन डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया बच्चों कि कोई कण यानी कि त्रिज्या r के वृत्त पथ में गमन कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा एक सर्कल है। अब ये जो कण है वो इसकी ना गति कर रहा है, इसकी त्रिज्या यहाँ पे r है। ठीक है, ये इसकी गति कर रहा है। अर्धवृत्त पूरा होने के पश्चात इसका विस्थापन क्या होगा। मान लेते हैं उसने यहाँ से शुरुआत की कण ने और वो यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, अब उसने अर्धवृत्त पूरा कर लिया, तो अर्धवृत्त जब पूरा किया तो इसका कितना विस्थापन होगा बच्चों, 2r होगा, यानी कि ये वाला। स्पष्टीकरण देखो, विस्थापन हमेशा प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी का कण होता है, मतलब न्यूनतम दूरी होती है। तो विस्थापन शुरू यहाँ से हुआ और एंड यहाँ पर हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ पर हुई और आधे पे आके रुक गया, तो कितना हुआ, 2r। यदि कोई कण वृत्त का अर्धवृत्त पूरा करता है तो उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति वृत्त के व्यास के 2 सिरों पर होती है, इसलिए विस्थापन व्यास कितना हो जाएगा, 2r। ओके, अब सेम इसी का इंग्लिश मीडियम में, एनी पार्टिकल रेडियस इज मूविंग इन अ सर्कुलर पैथ आफ्टर कंप्लीटिंग द सेमी सर्कल इट्स डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r। अब 2r कैसे है तो आपको बता दिया मैंने, है ना। चलो अब एक क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। मानव शरीर में वसा जो होती है वो निम्नलिखित में से भंडारित होती है। तो बच्चों मानव शरीर में जो वसा होती है वो कहाँ पे भंडारित होती है, आप सभी को पता होगा बच्चों, कहाँ पे देखो वसा होती है, तो सिंपल सी बात है वसा ऊतक में शामिल होगी, है ना। तो देखो वसामय ऊतक यानी कि एडिपोस टिश्यू, ये एक प्रकार की संयोजी ऊतक होते हैं जिसमें वसा की गोलिकाएं संचित होती हैं। यह त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है और ऊर्जा संचय, ऊष्मा संरक्षण, वसा का क्या नाम है भंडारण, सब यही करते हैं वसामय ऊतक। ठीक है, फैट इन द ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन द फॉलोइंग, तो कहाँ पे होती है बच्चों, एडिपोस टिश्यूज में होती है, जिसे फैटी टिश्यूज भी कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस पौधे से तेल प्राप्त होता है। तो देखो गुड़हल से तेल नहीं, फूलगोभी से नहीं, मसूर से नहीं, सूरजमुखी से प्राप्त होता है। अब सूरजमुखी के बारे में थोड़ा और ध्यान से समझ लेते हैं। तो देखो सूरजमुखी के पौधे से तेल निकलता है, एक तो बात ये, इसके अलावा सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, तिल आदि भी ऐसे ही फसल, ऐसे ही तिलहन के उदाहरण हैं। ये तेल वसा और वशीय पदार्थों के अच्छे स्रोत होते हैं। जैसे ये सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, तेल, सूरजमुखी, ये क्या बच्चों, ये तेलों के, वसा के, वसीय पदार्थ के अच्छे स्रोत होते हैं और मुख्य रूप से असंतृप्त वसा प्रदान करते हैं। अगर पूछा जाए ना असंतृप्त वसा कौन प्रदान करते हैं, तो ये सब। ठीक है, जब इन बीजों को आधुनिक तकनीकों से निकाला और तैयार किया जाता है तो यह पौष्टिक भोजन बन जाते हैं। मसूर को दाल के रूप में खाया जाता है, फूलगोभी को सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और जो गुड़हल है वो एक सजावटी पौधा होती है। बाकी जो 3 है ना हमारे, इनका भी एक्सप्रेशन दे दिया है, मसूर दाल होती है, फूलगोभी सब्जी होती है, गुड़हल सजावटी पौधा। अब इसी का इंग्लिश मीडियम, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज ऑयल ऑब्टेन्ड, तो किससे होता है बच्चों, सनफ्लावर से। अब सनफ्लावर से बाकी और भी जो पार्ट हैं और भी चीज़ें जिससे और भी हमें बहुत कुछ मिलता है, और जो हमारे 3 पॉइंट्स हैं इनके बारे में क्या कहा गया सब लिखा हुआ है। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 19, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। देखो, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है। आ जाओ एक बार थोड़ा दोबारा ध्यान से समझते हैं। देखो, सरल रेखीय पथ के अनुदिश यानी कि एक सरल रेखीय पथ है, इसी के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं होगा। तो पहली बात, इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, सही बात है। इसका वेग सदैव परिवर्तित होता रहेगा और इस पर सदैव एक ही बल कार्य करेगा, लेकिन ये सदैव पृथ्वी से दूर जाएगा, ये हमारा गलत होगा। क्योंकि देखो, सरल रेखीय पथ पर त्वरित गति से चलने वाला पिंड सदैव पृथ्वी से दूर नहीं जाता। इसका केवल यह अर्थ है कि पिंड की गति में त्वरण मौजूद होता है, दिशा पृथ्वी की ओर या उससे दूर हो सकती है, इसीलिए यह कथन सही नहीं है। कौन सा? बी वाला सही नहीं है। ओके, सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में इट ऑलवेज मूव्स अवे फ्रॉम अर्थ, इट इज रॉन्ग ऑप्शन। ओके, चलो अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा प्रश्न है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन 20 कहता है, जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणाम बल शून्य नहीं होता तो उस बल को हम असंतुलित बल कहते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु पर जितने भी बल लगे, अगर उनका परिणाम शून्य नहीं है तो वो असंतुलित बल कहलाएगा। अब इसमें से असंतुलित बल के प्रभाव को कौन दिखाता है? तो पहली बात यह है कि किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील कर देता है। असंतुलित जो बल होता है वो किसी भी एकदम स्थिर वस्तु को गतिशील दे देता है, गति प्रदान कर देता है, सही बात है। दूसरा, किसी भी गतिशील वस्तु के वेग को बढ़ावा देता है, सही बात है। किसी भी गतिशील वस्तु के वेग को कम भी कर सकता है ये बल, ये भी सही बात है। किसी भी गतिशील वस्तु को स्थिर भी ये बल बना सकता है, जी हाँ, ये वाला भी सही है। मतलब असंतुलित बल के प्रभाव में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में, when the distant force of several forces acting on an object is not zero, then that force is called unbalanced force। अब इसके लिए कौन सा यहाँ पे इफेक्ट दिखाया जा रहा है? तो सारे इफेक्ट्स यहाँ पे जो दिए गए हैं वो सब के सब सही है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने अपने 20 MCQs पूरे कर लिए हैं एंड आई होप आप सभी को MCQs काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। एक बार सारे बच्चे मुझे स्कोर बताओ अपना। वैसे तो आंसर मैंने लिखे हुए थे, आपको समझा भी थे, लेकिन फिर भी आप मुझे बताओ कि 20 में से आपको क्या लगता है कि आपने कितने के सही आंसर दिए होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे बच्चों अपने अगले सेक्शन की तरफ। सेक्शन नंबर बी, या फिर यूं कहें कि खंड नंबर बी है हमारा। खंड का है अति लघुत्तरीय प्रश्नों का, 2 नंबर के क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, चलो क्वेश्चन 21 क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। गर्म भोजन की गंध दूर तक महसूस होती है जबकि ठंडे भोजन की नहीं होती, इसका कारण क्या होता है? मतलब कि जैसे हमारे घरों में हमारी जो मम्मी होती है, कभी पराठे बनाए, कभी पनीर बनाए, कभी कुछ नई चीज बनाती हैं, या इवन जो भी घर पे बनाए, हमें उसकी महक अंदर बैठे बैठे भी लग जाती है, जबकि ठंडा भोजन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो उसकी महक आती ही नहीं। क्या रीजन है इसका? तो रीजन बिल्कुल साफ है। क्या? देखो, गर्म भोजन से निकलने वाले गैसों की कण की गति बहुत अधिक होती है। आपने देखा होगा जैसे खाना बनता है ना तो भाप निकलती है ना, वाष्पीकरण भी होता है एक तरीके से, तो उसके साथ में गैसों के कण होते हैं, जिससे क्या होता है वो तेजी से फैल जाते हैं हवा में घुलते हुए। बढ़ा हुआ तापमान उनकी गतिज ऊर्जा को और गति देता है, जिससे विसरण यानी कि डिफ्यूजन और ज्यादा हो जाता है और वो वायु में साथ मिलकर हमारी जो नाक होती है वहां तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसी के विपरीत ठंडे भोजन की गंध महसूस करने के लिए हमें इसके पास जाना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें गैस के जो कण होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इनकी गति कम होती है, विसरण धीमा होता है, यही रीजन है। तो मेन रीजन क्या बच्चों? गैसों के कणों की गति डिसाइड करती है कि भोजन की गंध आपको दूर तक पहुंचेगी या फिर ठंडे भोजन की पास तक जाना पड़ेगा। ठीक है, किसकी? जो गैसों के कण होते हैं इनकी गति। अथवा आप यही देख कर सकते हैं, कोशिका के जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं ये बताओ। यानी कि जो कोशिका है इससे हम जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं ये बताइए। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है। देखो, कोशिका सभी जीवों की सबसे छोटी परंतु मूल इकाई होता है। इसका निर्माण
कई कोशिकाओं से मिलकर होता है। कोशिकाओं की आकृति और संरचना उनके कार्यों के अनुसार होती है। कोशिकांगों की उपस्थिति से ही कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। इसीलिए कोशिका को जीवन की हम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है तो बहुत ही छोटी सी, लेकिन हमारे जीवन की मूल इकाई होती है। इसका निर्माण बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर करती हैं और इसकी आकृति, इसकी संरचना उसके कार्यों के अनुसार होती है, जो हमारी अन्य कोशिकाओं की उपस्थिति को जीवित रखने में मदद करती है, सारे कार्य करती है, इसीलिए इसे कहते हैं। ठीक है, अब इसी का इंग्लिश मीडियम में समझो। द स्मेल ऑफ हॉट फूड इज फेल्ट फार अवे whereas cold food does not. Explain the reason for this. तो यहाँ पे कंप्लीट जो रीजन है वो है बच्चों गैस पार्टिकल्स का। इसमें जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के साथ में मिक्स होके हमारे सराउंडिंग्स में फैल जाते हैं, जबकि कोल्ड फूड में जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ना के बराबर होती है। दैट्स व्हाई वी हैव टू गो क्लोजर फॉर स्मेल कोल्ड फूड, है ना, इस तरीके से। और why is cell called the structure and functional unit of life? Especially why is cell is important for our life? आप ये भी कह सकते हैं। तो क्यों जरूरी है, क्या बातें हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, जिसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छे से रीड करना बच्चों। आगे देखते हैं क्वेश्चन 22। इसमें कहा गया है संतृप्त विलयन का उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करो, यानी कि संतृप्त विलयन की उदाहरण सहित व्याख्या करो। तो बच्चों संतृप्त विलयन क्या होता है, बड़े ध्यान से समझो। देखिए, जब किसी निश्चित तापमान पर किसी विलेय की और अधिक मात्रा विलायक में नहीं घुल सकती तो उसकी अवस्था को संतृप्त विलयन कहते हैं। समझ गए क्या बच्चों? देखो, किसी भी एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित टेम्परेचर पर जब किसी विलेय की और अधिक मात्रा विलायक में नहीं घुल सकती तो उस अवस्था को संतृप्त विलयन कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा पहले ही घुल चुकी है और अब अतिरिक्त विलेय नीचे अवक्षेपित होने लगता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 25 ml पानी को हमने एक बीकर में लिया, 25 नहीं 50 है, मान लीजिए ये एक बीकर है। अब हमने क्या किया, इसमें ना ये हमने कुल मिला के 50 ml पानी ले लिया, उसमें सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक को धीरे धीरे मिलाया जाए तो शुरू में नमक पूरी तरह घुल जाएगा। अब हमने क्या किया, पहले एग्जाम्पल के लिए हमने 10 ग्राम नमक इसमें मिलाया तो वो धीरे धीरे करके घुल गया। ठीक है, फिर हमने इसमें 10 ग्राम और मिलाया, वो भी घुल गया। अब हमने इसमें फिर से 10 ग्राम मिलाया, अब घुलने में थोड़ी सी दिक्कत आई, फिर हमने 10 ग्राम और मिलाया, अब तो ये घुल ही नहीं रहा। ठीक है, तो अधिक नमक डालने पर घुलना बंद कर देगा और तली में जमा होने लगेगा। इसीलिए इसे संतृप्त विलयन कहते हैं, क्योंकि विलेय की जितनी मात्रा अधिक हो सकती थी उसमें घुलने की वो पहले ही घुल चुकी है, इसीलिए इसको संतृप्त विलयन कहा जाता है। ओके बच्चों, सेम इसी तरीके से इंग्लिश में एक्सप्लेन स्टर्टेड सॉल्यूशन विद एग्जांपल। तो क्या है ये और इसका एग्जांपल क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो क्या होगा? ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली अगर फट जाती है, टूट जाती है तो क्या होगा? तो देखो, यदि कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली फट जाती है, टूट जाती है तो कोशिका के अंदर मौजूद रासायनिक जो घटक हैं वो बिखर जाएंगे और यह अपने आवश्यक कार्यों को जारी नहीं कर पाएगी और ऐसी स्थिति में कोशिका नष्ट हो जाती है और लाइसोसोम जैसे अंग भी प्रभावित हो सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी, हमारे ऊतक बहुत कुछ डैमेज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है और क्यों है? तो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है क्योंकि यह जीवन की विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए ऊर्जा यानी कि एटीपी का उत्पादन करता है। इसका स्वयं का अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, जिससे यह आवश्यक प्रोटीन भी स्वयं ही बना लेती है या फिर बना लेता है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसका बिजली घर कहते हैं, क्यों कहते हैं, सब लिखा हुआ है। ओके, सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में है बच्चों, तो इसको पढ़ते हैं। पहला है बच्चों, व्हाट हैपन्स इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स रिप्रेट्स और ब्रेक्स डाउन और विच ऑर्गन ऑफ द सेल इज द पावर हाउस एंड व्हाई? तो पहले का आंसर ये है, दूसरे का आपका ये है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24।
थोड़ा सा ना ये आपका मैथमेटिकल है। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पे ढकेलते हैं। ठीक है, कोई भी ये एक लकड़ी का बल है, बेसिकली बक्सा है, इस पे हमने 200 न्यूटन बल लगाया और इसे नियत वेग से फर्श पर हम इसे क्या कर रहे हैं, धकेल रहे हैं। बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा समझाइए। तो बच्चों देखो, क्योंकि बक्सा नियत वेग से चल रहा है, इसका अर्थ ये है कि उस पर कोई परिणामी बल यानी कि नेट फोर्स काम नहीं कर रहा है। इसका तात्पर्य है कि हमारे द्वारा लगाए गए बल को घर्षण बल संतुलित कर रहा है, इसीलिए बक्से पर कार्य कर रहा घर्षण भी 200 न्यूटन का ही होगा, परंतु वह हमारे बल के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। अतः घर्षण बल 200 न्यूटन ही रहेगा, लेकिन विपरीत दिशा में होगा। जितना बल हम लगा रहे हैं उतना ही बल विपरीत दिशा में हमारे लिए लगाया जा रहा है। ओके, सेम इसी तरीके से ये आपका क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे हो जाएगा, जैसे आप पढ़ सकते हैं, और आंसर भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही सिंपल सा है बच्चों। ओडोमीटर गाड़ी में क्या मापता है? तो बच्चों, ओडोमीटर गाड़ी के द्वारा तय की गई कुल दूरी को मापता है। क्या मापता है? तय की गई कुल दूरी को। दूसरा, किसी वस्तु का औसत वेग उसकी औसत चाल के बराबर कब होगा? जब कोई वस्तु पूरी तरह से एक ही दिशा में सीधी रेखा में गति कर रही हो, तब उस वस्तु का औसत वेग उसकी औसत चाल के बराबर होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा, पहला आंसर, दूसरा आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 26 अच्छा प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। भंडारण की प्रक्रियाओं में अनाज को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? तो बच्चों, भंडारण के दौरान अनाज को दो प्रकार के कारकों से हानि हो सकती है। एक तो होते हैं हमारे जैविक कारक, एक होते हैं अजैविक या फिर भौतिक कारक। जैविक कारक जैसे कि कीट हो गए, चूहे, कवक, चिंचड़ी या जीवाणु, जो अनाज सड़ा सकते हैं, अनाज खा सकते हैं, गेहूं, घुन वगैरह जो हो गए ये सब। अजैविक और भौतिक कारक में जैसे कि अत्यधिक नमी होना, तापमान का ज़्यादा कम या फिर कहें उचित तापमान का अभाव होना, जो अनाज की गुणवत्ता और भंडारण अवधि को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपको ये नहीं आता है तो ये वाला, कि फसल कितने प्रकार के मौसम में उगाई जाती हैं, खरीफ और रबी फसलों के बीच क्या अंतर है, उदाहरण से समझाइए। तो आ जाओ बच्चों, इसको भी समझ लेते हैं। देखो, भारत में फसल मौसम के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। एक तो होती है बच्चों खरीफ फसल और एक होती है रबी फसल। ठीक है, खरीफ फसल की पहले बात करेंगे, रबी फसल के फिर कर लेंगे, मतलब इसी वीडियो में। ठीक है, देखो खरीफ फसल, ये फसलें बरसात के मौसम में बोई जाती हैं, आमतौर पर जून से अक्टूबर तक। इन्हें गर्मी और अधिक नमी की आवश्यकता होती है, जैसे कि चावल, धान, सोयाबीन, काला चना, हरा चना, इस तरह से। ठीक है, कब से? जून से अक्टूबर। रबी फसल की बात करें तो ये फसलें सर्दियों में यानी कि नवंबर से लेकर अप्रैल तक उगाई जाती हैं। इन्हें ठंडे मौसम और कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, असली, अलसी बेसिकली। अब आप कहोगे सर जी चना तो उसमें भी है, ये काला चना है, ये हरा चना है, और ये सिर्फ चना है, ये अलग चना है। ठीक है, रबी फसल वाला अलग चना होता है। तो ये चीज़ें। अब इसी के क्वेश्चंस को इंग्लिश मीडियम में देखो। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट डैमेज ग्रेन्स ड्यूरिंग द स्टोरेज प्रोसेस? तो एक तो बायोटिक फैक्टर्स हैं और अबायोटिक या फिर फिजिकल फैक्टर्स हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स आर क्रॉप्स ग्रोन? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स? विद एग्जांपल एक्सप्लेन करो। तो मानसून या फिर खरीफ सीजन कह लीजिए, एंड विंटर क्रॉप्स, ये चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने अपना सेक्शन नंबर बी जो है इसको भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, एंड आई होप अभी तक के जो भी क्वेश्चन आपको समझाए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, चलो, तो बस प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। अभी आपका खंड गा बचा हुआ है, ठीक है, जिसमें आपके 3-3 नंबर के बहुत ही बढ़िया बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक, और इसके अलावा आपका भी खंड घा बचा हुआ है, जिसमें आपके 5 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बहुत अच्छे से मैंने इन क्वेश्चन का आंसर भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप सभी, बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, मैथमेटिक्स हर एक चीज़ तरीके के क्वेश्चन है इसमें। इसके अलावा 5वां खंड केस आधारित वाला रह गया अभी,
तो इन तीनों को ही, ठीक है, जितने भी खंड अभी तक आपको मैंने बताए हैं, एक तो आपका गा, फिर घा और ना, इन तीनों ही खंड को आपको मैं पार्ट 2 वाली वीडियो में समझाऊंगा। पार्ट 2 की वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा बच्चों, और यहाँ पर आई बटन में भी मिल जाएगा ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, 9th के ऑल सब्जेक्ट्स है सैंपल पेपर। तो अब प्यारे बच्चों आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, पहला सैंपल पेपर कैसा लगा, ठीक है, एक बार ना आप सारे बच्चे ईमानदारी से, जितने बच्चे इस वीडियो को देखे हैं अभी तक, आप ना मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जैसे मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करवाए, ठीक है, जैसे मैंने आपको 2 नंबर के क्वेश्चन करवाए, क्या आपको ये अच्छे से समझ में आए, जितने भी मैंने आपको करवाए हैं विद इन एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छे तरीके से, चाहे वो आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन ही क्यों ना हो, उसकी भी एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है ना। एक बार कमेंट में बताना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें बच्चों, अपने सभी क्लासमेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। बाकी आप सभी के लिए हम ऐसे ही 5+ इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर जरूर लेके आएंगे, वो भी बहुत अच्छे से सॉल्यूशन के साथ में। बस आप लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।